हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 5। आज हमको पढ़ना है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आया कैसे। उसमें हमने देखा जनरल टर्म क्या होता है। फिर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इन बायनोमियल एक्सपेंशन क्या। आज हमको पढ़ना है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स के लिए हमें कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, जो हमने जनरल टर्म में फॉर्मूला पढ़ा था उसी की हेल्प से हम इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम जनरल टर्म देख लेते हैं। जनरल टर्म मैंने आपको क्या बताया था? जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी रेस्ट टू पावर n इज की जनरल टर्म क्या बनाई थी हमने? इसका जो फॉर्मूला था वो था टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर ए रेस्ट टू पावर n माइनस आर और b रेस्ट टू पावर r। अगर यहाँ पर a और b की प्लेस पर और कुछ वेरिएबल आ जाए, जैसे x आ जाए, y आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे, मतलब जो भी दो टर्म आएगी हम a और b की प्लेस पर हम उसको लिखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से जनरल टर्म ऑफ अगर हमारे पास आता है a माइनस बी रेस्ट टू पावर n, अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था? टी आर प्लस वन। सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूले में नेगेटिव आ जाएगा माइनस वन रेस्ट टू पावर आर, और यहाँ आ जाएगा ए एन माइनस आर बी रेस्ट टू पावर आर। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास जनरल टर्म के, ठीक है। इन्हीं पे हमें काम करना है, नया कुछ फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 24x रेस्ट टू पावर 2, क्या अभी ये इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी एक्स इंक्लूड है। तो इंडिपेंडेंट टर्म कैसे बनेगी? ये इंडिपेंडेंट टर्म बनेगी जब ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। अगर आप इसको हटा देंगे तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ ये सिर्फ 24 बचेगा, वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं। तो कैसे इसको हमको हटाना है? तो देखिए, हम जानते हैं कि जब भी किसी भी टर्म में अगर ये पावर जीरो हो जाए, तो हम जानते हैं कि 24x रेस्ट पावर जीरो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आएगा? 20। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x कहेंगे तो हम उसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हम x की जितनी भी पावर है उसको एक तरफ लाएंगे और उसको इक्वेट कर देंगे किसके बराबर? जीरो की पावर के इक्वेट कर देंगे। तो वहां से हमको r मिलेगा, फिर r मिलने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं डोमेन क्लासेस बाय शाहनवाज सर। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहले क्वेश्चन से ही लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से हम ज्यादा आसानी से आपको बता पाएंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ in the expansion of 3x square by 2 minus 1 by 3x raised to the power 6। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस आज हमको करना है। आज हमें क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। मैथमेटिक्स में क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है ना, थ्योरी तो बहुत कम होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जब भी आपसे इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म कहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो देखिए जरा आप कंपेयर करें, देखिए यहाँ पर माइनस है, इसे कंपेयर कर लें आप। जब आप कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, तो ए आपको कितना मिलता है? ए आपको मिलता है 3x स्क्वायर बाई 2। मैंने कहा था ना कि जो भी आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी वो ए का काम करेगी और जो सेकंड टर्म मिलेगी वो बी का काम करेगी। यहाँ पर बी आपको क्या मिलता है? 1/3x। क्या मिलता है? 1/3x। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम यहाँ पर नेगेटिव भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो फिर इस फॉर्मूले में आपको नेगेटिव यूज नहीं करना है। अगर आप नेगेटिव यहाँ पर नहीं लेते हैं, आप सिर्फ बी को कंपेयर करते हैं, तो फिर हमको फॉर्मूले में नेगेटिव लगाना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर n कितना है? n यहाँ पर दे रखा है आपको 6। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा? एन सी आर एक्स रेस्ट टू पावर n माइनस आर और a रेस्ट टू पावर r।
तो मैं लिखूंगा a रेस्ट टू पावर n माइनस आर और b रेस्ट टू पावर r, तो हमारे पास वैल्यू a और b की टर्म में, ठीक है ना। ये वाले फॉर्मूले में हमने कंपेयर कर, अब यहां पर आप वैल्यू पुट करें, हमें r तो पता है नहीं, तो टी आर प्लस 1 लिख दिया, n कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6cr, a की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे 3x² बाय 2 और उस पर पावर क्या आ जाएगी n माइनस आर, n कितना है 6 माइनस आर, ठीक है ना भाई। n कितना है आपके पास 6, r तो अननोन है, r है हमें फाइंड करना है इसमें पहले, फिर इनटू में b कितना है 1/3x और उस पर पावर कितनी है r, तो ये लिख दिया r। यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है, अब हम इसमें लिखेंगे tr+1 इक्वल्स टू 6cr। अब हम चाहते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है, मतलब कांस्टेंट को अलग कर लें और वेरिएबल को अलग कर लें, x की जो टर्म है उनको अलग कर लें, तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा 3x² बाय 2 6 माइनस r, ठीक है ना, 6 माइनस r और यहां पर 1/3x रेस्ट टू पावर r। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिए यहां पर सेम लिखा, यहां पर 1 की पावर r करेंगे तो भी वही आएगा और 3x की पावर r करेंगे तो भी वही आएगा। या मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको यहीं पर थोड़ा चेंज कर देता हूं, एक स्टेप बच जाएगी। 6cr तो लिख दिया आपने, यहां पर देखिए ये जो पावर है ये दोनों के साथ है, 3/2 के साथ भी है और x² के साथ भी है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3/2 रेस्ट टू पावर 6 माइनस r और x² के साथ भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x² और उस पर पावर आ जाएगी 6 माइनस r। बात समझ में आ रही है भाई, ये जो पावर है ये टोटल के साथ है, तो 3/2 के साथ भी 6 माइनस r आएगा और x² के साथ भी। हम x² को अलग अलग कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 1 की पावर r तो 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 रेस्ट टू पावर r और यहाँ आ जाएगा x रेस्ट टू पावर r। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर ये भी x है और ये भी x है, इन दोनों को हम साथ लिखते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। tr+1 6cr 3/2 रेस्ट टू पावर 6 माइनस r, इस कांस्टेंट को भी आगे लिख लेते हैं tr। अब आपके पास बच रहा है यहाँ पर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 12 माइनस 2r और डिवाइड में आपके पास बचेगा x रेस्ट टू पावर r। नेक्स्ट स्टेप क्या बनती है, tr+1 6cr 3/2 रेस्ट टू पावर 6 माइनस r 1/3 रेस्ट टू पावर r। अब देखिए हम जानते हैं कि सर्ट्स की प्रॉपर्टी है कि अगर वेरिएबल सेम है तो ये पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, है ना, ये तो अब आपको पता ही है। ये हो जाएगा 12 माइनस 2r, ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस r, तो tr+1 कितना मिलता है 6r 3/2 6 माइनस r 1/3 रेस्ट टू पावर r और यहाँ पर मिलता है आपको 12 माइनस 3r। ये हमको एक रिलेशन मिल गया जिसमें हमने जितने भी x थे उन सबको हमने एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट एक तरफ कर लिया। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमसे बोला है कि इंडिपेंडेंट टर्म बताना है, मतलब उसमें ये x नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, इसको मैं रब कर रहा हूं, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब क्या करना है, इंडिपेंडेंट टर्म के लिए फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x शुड बी पावर ऑफ x, इसमें क्या लिखूंगा पावर ऑफ x शुड बी 0। भाई अगर आप इसको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, मतलब अगर मैं इसकी पावर को 0 कर दूं तो x की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये यहां से ये हट जाएगा। तो हमने कहा कि भाई अगर इंडिपेंडेंट आप करना चाहते हैं तो इसकी जो पावर है ये 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पर अगर x की पावर 0 होगी, मतलब ये है कि 12 माइनस 3r किसके बराबर होना चाहिए 0 के, तो यहां से हमको r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4, r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर जब r आपके पास में 4 हो जाएगा तब आपको इंडिपेंडेंट टर्म मिल जाएगी। तो ये तो आ गया r4। अब हमें निकालना है टर्म, तब आपको कुछ नहीं करना है, इस r की वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं,
इस r की वैल्यू 4 को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए तो मैं रब कर देता हूं और यहीं से मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है। तो फॉर इंडिपेंडेंट सॉरी फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x व्हेन r इक्वल्स टू 4, जब r की वैल्यू 4 हो जाएगी, जब r 4 हो जाएगा तो 3 इंटू 4 4 12 12 माइनस 12 0 x पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ पर इसका मतलब जब आपने यहाँ पर 4 रखा तो आपको टर्म क्या मिल जाएगी, फिफ्थ टर्म मिलेगी, t4 प्लस 1 6c4 3/2 6 माइनस 4 1/3 रेज़ टू पावर 4 इंटू, अब देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 12 माइनस, यहाँ पर आप 4 रखेंगे तो 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 12, ये हो जाएगा x की पावर 0 और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपको फिफ्थ टर्म क्या मिलती है 6c4 3/2 रेज़ टू पावर 2 और 1/3 रेज़ टू पावर 4। देखिए यही आपकी आ गई इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, इसमें x की कोई टर्म नहीं है और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करें। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा इसमें एक हमारी गलती हो गई है ना, वो मैं यहाँ सुधार देता हूँ। यहाँ पर हमने माइनस नहीं लिया था यार, -1 रेज़ टू पावर r भी है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर हर जगह आप क्या लगाएंगे -1 रेज़ टू पावर r लगा देंगे। क्या लगा देंगे -1 रेज़ टू पावर r, यहाँ पर भी आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर r, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप -1 रेज़ टू पावर r लिखेंगे तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर 4, -1 रेज़ टू पावर 4 लिखेंगे। तो 4 जब लिखेंगे तो नेगेटिव की इवन पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो आंसर तो हमारा यही आना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन है बेटा। आज ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इंट्रेंस लेवल में भी मेंस लेवल तक भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड में तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें और कोशिश करें आप भी उसको सॉल्व करने की। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in अंडर द रूट x/3 प्लस अंडर द रूट 3/2x स्क्वायर, और पावर यहां पर कितनी है, पावर कितनी है यहाँ पर 10। ठीक है, करेंगे आप लोग। क्या बोला है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, बिल्कुल पिछली बार जैसा ही हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी रेज़ टू पावर n इज, क्या होता है tr प्लस 1 ncr a रेज़ टू पावर n माइनस r b रेज़ टू पावर r। इसमें हमें नेगेटिव नहीं लेना है, पिछले क्वेश्चन में हमें नेगेटिव था, ठीक है ना, वो हमने बाद में लगा दिया था। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव, आगे सारी कहानी वही है। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो a कितना हो जाएगा ये, और b कितना हो जाएगा ये, और n कितना हो जाएगा ये, बस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई a कितना हो जाएगा अंडर द रूट x/3, b कितना हो जाएगा अंडर द रूट 3/2x स्क्वायर, और n कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्या करना है, आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है tr प्लस 1। मैं बार बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी बार बार देखें, बार बार लिखें, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करते चले बेटा, कॉपी में आप नोट्स करना ज्यादा बेहतर है ताकि आपको एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंट्रेंस लेवल तक हम इसमें जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने लिखा tr प्लस 1, n की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे 10cr, a की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे अंडर द रूट x/3, उसके ऊपर पावर क्या है 10 माइनस r को भी अननोन है। b कितना हो जाएगा, b आ जाएगा आपके पास में 3/2x स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी r। ठीक है यहाँ तक, चलो
आप क्या करोगे, टी आर प्लस वन, ये हो जाएगा 10 CR। क्या इसको रूट को मैं ऐसा लिख दूंगा 1/2? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अगर दिक्कत होगी बेटा तब भी हमको लिखना तो पड़ेगा। चलिए कि 3/2x², इसको भी लिखूंगा मैं 1/2, और यहाँ पर भी आ जाएगा r। अब क्या करना है, टी आर प्लस वन, ये हो जाएगा 10 CR। भाई 1/2 को इससे अंडर मल्टीप्लाई कर दो, भाई पावर पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो ये हो जाएगा x/3। जैसे आप यहाँ पर पहुंचाएंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा r/2। भाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 माइनस r/2। यहां पर आप जब करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3/2x, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो r/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब यहां पर हम चाहते हैं कि कांस्टेंट कांस्टेंट को अलग करें और वेरिएबल वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा टी आर प्लस वन 10 CR 1/3 के साथ भी पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस r/2। भाई ये जो कांस्टेंट है 1/3 के साथ भी 5 माइनस r/2 है, और इस x के साथ भी 5 माइनस r/2 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x रेज़ टू पावर 5 माइनस r/2। इसी तरीके से ये जो 3/2 है इसके साथ भी पावर आएगी 3/2, कितनी आ जाएगी भैया r/2, और 1/x के साथ भी कितनी आएगी r/2। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? 3/2 के साथ भी आपने क्या लिखा r/2, और 1/x के साथ भी क्या लिखा r/2। अब क्या करना है, कांस्टेंट कांस्टेंट को अलग करो, वेरिएबल वेरिएबल को एक साथ ले जाओ, x की सारी पावर को ऐड करेंगे और फिर उसकी पावर को हम 0 बना दें। हाँ ऐसा ही करना है, करते चलो जल्दी जल्दी। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सभी को? ये कितना हो जाएगा 10 CR 1/3 5 माइनस r/2, इसको आगे ले लो 3/2 r/2। अब देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इन दोनों को साथ ले लो 5 माइनस r/2। अच्छा ये जो 1/x r/2 है, अगर मैं इसको इन्वर्स करूं या रेसिप्रोकल करूंगा तो रेसिप्रोकल करने पे ये कितना हो जाएगा माइनस r/2। अरे भाई अगर 1/2 लिखा होगा तो उसको अगर मैं ऊपर लाना चाहूंगा तो क्या वो -2 की पावर -1 नहीं होगा? तो वही कहानी है, अगर 1/x² लिखा है तो ऊपर लाकर क्या हो जाएगा x की पावर -2। उसी तरीके से ये ऊपर गया तो x की पावर कितनी आ जाएगी -r/2। ठीक है, अब देखिए कहीं पर भी x नहीं है इन दोनों टर्म के अलावा, तो आप इन दोनों टर्म को पावर को ऐड कर लो, ये हो जाएगा टी आर प्लस वन 10 CR 1/3 5 माइनस r/2 3/2 पावर r/2। अब देखिए ये जो बेस जो है वो सेम है और दोनों प्रोडक्ट में है। जब बेस प्रोडक्ट में होती है तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं, ये आपने पढ़ा है, बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है। तो इसको मैं लिखूंगा x रेज़ टू पावर, पावर्स ऐड हो जाएंगी 5 माइनस r/2 माइनस r/2। कोई दिक्कत? 5 माइनस r/2 माइनस r/2, तो आपको मिलता है टी आर प्लस वन 10 CR 1/3 5 माइनस r/2 3/2 r/2 x। इसको जरा सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लोगे तो 2 आएगा, 5 टू जा 10 10 माइनस 2r, कितना आ रहा है 10 माइनस 2r। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नोट करते चले, इसको नोट करते चलो। यहां पर एक बात को ध्यान रखना है, एक छोटी सी गलती हो गई है उसको मैं सुधार रहा हूं। भाई यहां पर x² नहीं लिखा था, x² नहीं लिखा था तो यहां पर क्या आएगा स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, गलती हो जाती है, इंसान से गलतियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x² है, अगर यहाँ पर x² है तो फिर ये जो 2 है और ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा x रेज़ टू पावर r। क्या मिलेगा x रेज़ टू पावर r। भाई 3/2 r/2 तो ठीक है, 3/2 r/2। यहाँ पर देखो 1/x², जब इसके साथ ये पावर आएगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/x रेज़ टू पावर r।
तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस आर मिलेगा तो ये भी हो जाएगा माइनस आर, और यहाँ पर आपको मिलेगा एलसीएम लेने पर ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस आर माइनस 2r। ध्यान रखना भाई। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं बेटा, है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे सर ने क्या गड़बड़ कर दी, ठीक है ना, करेक्शन हो जाता है कभी कभी। हाँ, ये हो जाएगा 3/2 r/2, यहाँ पर आपको मिलता है 10 माइनस 3r/2। कितना आया? 10 माइनस 3r/2। क्या यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल वही पिछले क्वेश्चन जैसी कहानी है। तो हमने कांस्टेंट को एक तरफ करा, वेरिएबल को एक तरफ करा, अब हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स फाइंड करना। तो क्या करेंगे? एक्स की पावर इंडिपेंडेंट तब होगी जब ये एक्स यहां से हट जाए, और ये एक्स यहां से तब हटेगा जब इसकी पावर को हम 0 बना दें। तो एक्स की पावर 0 किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी, और वही टर्म हो जाएगी इंडिपेंडेंट टर्म। तो इसके आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, फॉर इंडिपेंडेंट term of x should be equal to power of x should be equal to 0। तो यहाँ पर ये तभी इंडिपेंडेंट होगा जब इसकी पावर किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 माइनस 3r/2 इक्वल्स टू 0, पावर को 0 के बराबर कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा 0, 10 माइनस 3r इक्वल्स टू 0, मतलब r की वैल्यू मिलती है 10/3। यहाँ पर आपको r की वैल्यू क्या मिल रही है? 10/3, जो कि एक फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। और हम जानते हैं कि tr+1 में जो NCR ये जो वैल्यूज होती हैं, इसमें r नेचुरल नंबर होता है, प्योर नेचुरल नंबर होता है, इसमें फ्रैक्शन हमको नहीं चाहिए। तो ये तो r हमारे इस रिलेशन के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस टर्म में ऐसी कोई सी भी टर्म नहीं है जहां पर x इंडिपेंडेंट हो, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ x होने ही वाला है। तो इसका मतलब ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ r इक्वल्स टू 10/3, या फिर लिख देंगे नॉट नेचुरल नंबर। देन का मतलब क्या हो गया कि देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन √x/3 प्लस 3/2x पावर 10। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि इस टर्म में एक भी टर्म ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, ठीक है ना, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ x मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको नोट करें और फिर करते हैं हम अगला। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 2x² raised to the power 15 rth term is independent of x, then the value of r। मतलब यहाँ पर हमें बोला है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम पहले ये फाइंड कर रहे थे कि कौन सी टर्म r कौन सी टर्म है, फिर वो टर्म इंडिपेंडेंट बनेगी। यहाँ पर हमें गिवन दे रखा है कि भाई r टर्म इंडिपेंडेंट है, और आप जो है बताएं कि वो r की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले मैं ये लिख देता हूँ कि जनरल टर्म ऑफ a plus b raised to power n is tr+1 equals to NCR a raised to power n minus r b raised to power r। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपसे बोला है कि rth टर्म इंडिपेंडेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा? क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा n r a raised to power n minus r b raised to power r? क्या यही फॉर्मूला हमारा लगेगा? नहीं लगेगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर r+1 टर्म के लिए हम r यूज करते हैं, और यहाँ पर तो r है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू r की नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो ऐसी वैल्यू होना चाहिए जब हम उसको 1 के फॉर्म में लिखें, 1 प्लस के फॉर्म में लिख पाए, वही हमारा r होगा।
तो क्या इस टी आर को मैं +1 बनाने के लिए ऐसा लिखूं टी आर -1 +1, देखो ये +1 के फॉर्म में लिख दिया, और इसके पहले जो भी होगा आर वही हमारे लिए आर का काम करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आर्थ टर्म आपसे कहा है इंडिपेंडेंट का, तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, एन सी आर -1, जहां जहां आर होगा हम ये यूज करेंगे ए की प्लेस पर। अब ए कितना है, ये ए है, ए का काम करेगा 3x रेज़ टू पावर r -1, यहाँ पर b कितना है 2/x², और यहाँ पर आ जाएगा r -1। अच्छा यहाँ पर n माइनस r आएगा, तो n कितना है 15, 15 माइनस r -1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, और ये हो जाएगा 2/x², और ये r। तो ये देखिए ये 1 और 1 कैंसिल, तो फाइनली मिलेगा कितना, r टर्म ही मिल रहा है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये कितना है 15 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। अच्छा एक और बात, यहाँ पर नेगेटिव आएगा r -1, क्योंकि यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1 रेज़ टू पावर r -1, 15 CR-1, यहाँ पर कितना मिलेगा 3x 15, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 16 माइनस r, और यहाँ पर मिलेगा 2, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ r -1, और नीचे जाएगा 2r -2। इतना सबको समझ में आ रहा होगा भाई, ये 2 पावर r -1, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2r और माइनस, ठीक है। और क्या होगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये हो सकता है कि भाई इसको तो आप सेम ही रखें, अभी हमें r फाइंड करना है ना। अब देखिए कांस्टेंट कांस्टेंट को अलग करते हैं, वेरिएबल वेरिएबल को अलग करते हैं, तो यहाँ पर 3 है तो मैं लिखूंगा 3 रेज़ टू पावर 16 माइनस r x रेज़ टू पावर 16 माइनस r 2 रेज़ टू पावर r। अब मैं चाहता हूं कि ये x ऊपर आ जाए, अगर ये x को ऊपर लाना चाहता हूं इसका मतलब है कि इस पे अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि 1/x², तो ये ऊपर आकर हो जाएगा x⁻², मतलब जो पावर है उनका साइन चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल में। तो क्या मैं इसको ऊपर लाकर ऐसा लिख सकता हूँ 2 - 2r, भाई ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। अब बस कांस्टेंट कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं और वेरिएबल वेरिएबल को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में TR -1 रेज़ टू पावर r -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 CR-1, यहाँ पर आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 16 माइनस r 2 रेज़ टू पावर r, है ना। और x की पावर देखिए क्या क्या मिल रही है आपको, x रेज़ टू पावर 16 माइनस r इंटू x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2r, दिख रहा है ना, 2 माइनस 2r, x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2r। अब हम जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तब उनकी पावर्स का क्या रिलेशन होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तब बीच में प्रोडक्ट होती है, तो ऐड कर देते हैं, तो ये मिलेगा TR -1 रेज़ टू पावर r -1 15 CR -1 3 रेज़ टू पावर, यहाँ आ जाएगा आपका 16 माइनस r 2 रेज़ टू पावर r। पावर जब ऐड हो जाएंगे देखिए नंबर नंबर क्या हो जाएगा 16 माइनस r प्लस 2 माइनस 1, आठ टर्म मिलेगी -1 रेज़ टू पावर r -1 15 CR -1 3 रेज़ टू पावर 16 माइनस r 2 रेज़ टू पावर r x रेज़ टू पावर 16 और 2 18 18 माइनस 3r, कितना मिला x10 18 माइनस 3r, यहां तक आ गया। अब हमने कांस्टेंट को अलग कर लिया, वेरिएबल को अलग कर लिया। अब अगर वो कह रहे हैं कि r टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो मतलब है कि पावर क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहां पर लिखूंगा फॉर independent of x, power of x should be equal to 0, इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको आंसर दिख रहा होगा 18 माइनस 3r इक्वल्स टू 0, मतलब r की वैल्यू 6। हमारा आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। फिर भी हम देख लेते हैं एक स्टेप और बची है, बता ही देता हूं मैं, बाकी तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अगर ये 0 है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 18 माइनस 3r इक्वल्स टू 0, तो 18 इक्वल्स टू 3r, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 6, यही इंडिपेंडेंट टर्म है। अब अगर आपसे वैल्यू भी निकालने का बोले तो भाई वैल्यू भी बताओ इंडिपेंडेंट टर्म की, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 6 रख देना है हर जगह, यहाँ पर 6 रखो, यहाँ पर 6 रखो, यहाँ पर 6 रखो, यहाँ पर 6 रखो, यहाँ पर 6 रखो और यहाँ पर 6 रखो, तो आपको इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स मिल जाएगा।
उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से नोट करें, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं और हम लेते हैं नया क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला आप पढ़ते रहे मैडम, ठीक है ना। के फॉर्मूले को आप जितनी बार करेंगे उतना अच्छा, जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतना अच्छा। अलग अलग मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको हर प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस करवाऊं। हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन तो क्वेश्चन सारे हमको ऐड करना थे। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मिडिल टर्म पढ़ना है हमको कल के लेक्चर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, term independent of x in expansion of x plus 1 x raised to the power 2 by 3 minus x raised to the power 1 by 3 plus 1 minus x minus 1 x minus x raised to the power 1 by 2 और उस पर पावर 10। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एक्सपेंशन ऑफ इज, ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन में ले लेते हैं आप वही 6 4 कुछ भी ले लो, 5 6 7 8 ले लेते हैं। 5 6 और 7 और 8, 5 6 7 और 8। चलो कौन करेगा, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, क्या ये अभी हम इसको एक्सपांड करने वाली कंडीशन में है? बस यही एक फर्क है। क्वेश्चन देखो डराने के लिए दिया जाता है आपको, है ना, इसमें आप भारी भरकम क्वेश्चन दे देते हैं और आप सोचेंगे कि इसकी हम टर्म कैसे फाइंड करें। अभी आप इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो बाइनोमियल के लिए, इसमें तो बहुत सारे टर्म है। तो पहले हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, आइए देखते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहां पर क्या दिख रहा है, कुछ आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर लिखा हुआ है x माइनस 1, ठीक है, ये देखा। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म है, इसका जाहिर से सीधा सा मतलब ये कि हमें अगर इंडिपेंडेंट टर्म बनाना है तो कुछ इसमें हमको प्लस माइनस करना ही होगा, तभी ये कुछ टर्म कैंसिल होगी। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं x प्लस 1, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं x की पावर 1 बाय 3 रेस्ट की पावर 3 और प्लस 1 रेस्ट की पावर 1 बाय 3, किसी को कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं है। देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा x, और 1 की पावर तो आप कुछ भी कर दो 1 ही होने वाला है, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या यहाँ पर देखिए, यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहां से मैंने x की पावर 1 बाय 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा x की पावर 1 बाय 2 और यहाँ पर बचा 1। तो इसको मैं ऊपर भी क्या ले सकता हूँ इसी तरीके से, x की पावर 1 बाय 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। क्या बात समझ में आ रही है? चेक करो, यहां से मैंने x की पावर 1 बाय 2 कॉमन ले लिया। जब 1 बाय 2 कॉमन ले लिया तो भाई यहाँ पर कितना बचेगा, एक में से आधा बाहर आ गया तो आधा बचेगा ना, माइनस, और ये x की पावर 1 बाय 2 पूरे बाहर ले लिया तो 1 बचा ऊपर। तो मैंने 1 बाय 2 की टर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। तो देखिए 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बचा माइनस 1 की पावर कितनी भी करो 1। क्या तो समझ में, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तो सभी को जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस, इन दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, a प्लस बी ए स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस a, और b की प्लेस पर तो 1 ही हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, डिवाइडेड बाय क्या है, x की पावर 2 बाय 3 माइनस x की पावर 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, डिवाइडेड बाय यहाँ पर x 1 बाय 2 कॉमन ले लिया आपने, क्या इसको मैं रूट एक्स भी लिख सकता हूँ, रूट एक्स,
और यहाँ पर बचा x की पावर 1/2 माइनस 1, और इस पूरे पे पावर कितनी है 10 है, इस पूरे पे पावर कितनी है 10 है। अब क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल होती हुई दिख रही है, ये क्या हो गया 1 और 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 3, 2/3, भाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2/3, तो ये टर्म तो हो गई कैंसिल, दिख रही है आपको कैंसिल होते हुए, और यहां पर भी ये टर्म कैंसिल हो गई। इधर से देखो ये दोनों टर्म सेम है कैंसिल, ये दोनों टर्म सेम है कैंसिल। अब क्या होगा, अब आपके पास यहां पर बच रहा है x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1, है ना, और माइनस यहां पर बच रहा है x की पावर 1/2 प्लस 1, और इसके साथ बच रहा है यहाँ पे, इसको मैं रूट एक्स भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स, और नीचे बच रहा है आपके पास में रूट एक्स और इस पर पावर 10। क्या ये बात समझ में आई? भाई ये क्या है, रूट एक्स ही तो है, रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ पर बचा रूट एक्स। और क्या कर सकते हैं इसमें, x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, ठीक है, इसको सेपरेट कर लो, रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स और पावर 10। ये रूट एक्स कैंसिल, कितना बचा x पावर 1/3, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 बाय रूट एक्स और पावर 10, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1/3 माइनस, इसको ऊपर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 और पावर 10। क्या ये बात समझ में आई? क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? x की पावर 1/3 माइनस, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1/, अब यहां पर हम लगाएंगे जनरल टर्म का फॉर्मूला और वहां से मिलेगा हमको r। भाई बन गया ना ये बायनोमियल का रिलेशन। अब ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये n का काम करेगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो इसके आगे हम करते हैं कि आगे हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल टर्म, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ r, जनरल टर्म ऑफ r इन a प्लस b, जनरल टर्म ऑफ, ऐसा लिख देता हूं मैं इसको, जनरल टर्म ऑफ a प्लस b रेज़ टू पावर n इज tr प्लस 1 nc r x रेज़ टू पावर n माइनस r और b रेज़ टू पावर r। यहाँ पर हमें नेगेटिव का फॉर्मूला लेना है, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए a का काम कौन करेगा, a का काम करेगा x की पावर 1/3, b का काम कौन करेगा x की पावर माइनस 1/2, n का काम कौन करने वाला है 10। लगाए यहाँ पर फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर आर, माइनस 1 रेज़ टू पावर आर, एन सी आर मतलब n कितना है 10 सी आर, a कितना है, a है x, तो x रेज़ टू पावर 1/3 पावर n माइनस आर मतलब 10 माइनस आर, और b कितना है, b है x की पावर माइनस 1/2 और उस पर पावर r। बस बाकी तो पूरी वही कहानी है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। टी आर प्लस 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर आर 10 सी आर, इसको मैं क्या लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 10/3 माइनस r/3, ठीक है ना, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस r/2, क्या आ जाएगा माइनस r/2। तो यहाँ पर कांस्टेंट के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ वेरिएबल है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो जाएगा टी आर प्लस 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर आर 10 सी आर एक्स रेज़ टू पावर 10/3 माइनस r/3 माइनस r/2, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूं, एलसीएम ले लेंगे अब हम, और उसको x की पावर को 0 के इक्वेट कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास में टी आर प्लस 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर आर 10 सी आर एक्स रेज़ टू पावर, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 3 2 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में 20 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2r और यहाँ पर आ जाएगा 3r, ठीक है, 20 माइनस 2r माइनस 3r। तो ये हो जाएगा आपके पास में टी आर प्लस 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर 6 10 सी आर एक्स रेज़ टू पावर, ये हो जाएगा 20 माइनस 5r बाय 6। इसमें ऑप्शन हमने कुछ गलत तो नहीं लिया है?
ऑप्शन में यहाँ पर भैया इसमें किसी को एक को 4 कर लो, क्योंकि 4 ही हमारा आंसर आने वाला है। ये हो जाएगा आपके पास -1 10 CR। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट होने के लिए ये पावर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, द पावर ऑफ x शुड बी 0। इसका मतलब ये हो जाएगा 20 माइनस 5r/6 इक्वल्स टू 0। तो 20 माइनस 5r इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू आ जाएगी 4। आ जाएगी 4। r की वैल्यू 4 आ गई। तो हमने ये तो r निकाला। अब इसमें टर्म पूछा है ना, तो टर्म है मतलब r अगर 4 तो टर्म कौन सी आ गई, फिफ्थ टर्म। हाँ, हमारा क्वेश्चन सही था, हमारा ऑप्शन सही था। r अगर 4 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टर्म कौन सी हो जाएगी, टर्म कौन सी हो जाएगी भाई। मुझे लगा था आर पूछा गया, जबकि पूछा क्या है, टर्म पूछा है। तो आर अगर 4 है तो टर्म 4 + 1 5। तो आंसर क्या जाएगा 5। तो आज मुझे लगता है कि आज काफी है इतने क्वेश्चंस, और आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, कल हम करेंगे मिडिल टर्म के कुछ क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल। थैंक यू।